राधे राधे। अगर आपको कार्टून्स पसंद हैं, तो प्लीज टिक टैक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी शुरू होती है रामगढ़ नामक एक गांव से, जो पहाड़ों की तलहटी में स्थित था। उस गांव में रहते थे दो भाई, बड़ा भाई हरि प्रसाद और छोटा भाई राम प्रसाद, जिसे लोग प्यार से रामू कहते थे। बड़ा भाई हरि बहुत अमीर था। वो एक बड़ी हवेली में रहता था और उसके गोदाम में बोरियां भर भर के अनाज थे, जबकि दूसरी तरफ रामू एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और उसके पास पेट भर खाने के लिए भी भोजन नहीं था। अरे, आप लोग ऐसे बैठकर मुझे क्यों देख रहे हैं? आइए, आप लोग भी भोजन कीजिए। देखिए कितना स्वादिष्ट बना है ये। नहीं बेटी, तू खा ले। इतना भोजन तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही काफी है। तू आज खा ले, हम कल खा लेंगे। अगर तेरा पेट भर गया तो हमारा भी भर जाएगा। तू ही खा ले। ठीक है, अगर आप लोग नहीं खाना चाहते तो मैं ही खा लेती हूँ। रामू के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसमें वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। एक दिन रामू अपने खेत की तरफ जा रहा था। उसी समय दूसरी तरफ से आ रहे उसके भाई हरि प्रसाद से उसकी मुलाकात हुई। प्रणाम भैया। अरे, मैं तुझ जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। माफी चाहता हूँ आपसे। हाँ, ठीक ठीक है। और बता, खेती कैसी चल रही है तेरी? अच्छी चल रही है भैया। अच्छी चल रही है का क्या मतलब? बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या? अरे नहीं भैया, बस गुजारा हो जा रहा है। कहाँ इस छोटे से जमीन के टुकड़े से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बस पेट भरने का इंतजाम हो जाता है। अच्छा, तुझसे एक बात कहनी थी। क्या है ना, तेरी बुरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए सोचता हूँ कि तुझे भी कुछ तरीके बता दूं, जिससे तेरा भला हो जाए। कहिए ना, छोटे भाई से कहने में क्या हिचकिचाहट। सुन, तू फसल बेचकर कुछ पैसे बचा ले और इन बचे हुए पैसों को अधिक ब्याज पर उधार दे दे। अरे नहीं भैया, ये ब्याज लेना बुरी चीज है। ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे मूर्ख, आज की दुनिया में भले लोगों का भला नहीं होता। भले लोग तो दर दर की ठोकर खाते हैं और कुछ नहीं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। भलाई करने वालों के साथ एक दिन जरूर भला होता है। बस तेरी इसी घटिया सोच के कारण मैं तुझे समझाता नहीं हूँ। तू गरीब होने के साथ साथ दिमाग से भी गरीब है। अभी कोई और होता तो तेरे जितने छोटे खेत में ही अमीर बन जाता, जैसे मैंने किया है। लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। नहीं भाई, ईमानदारी से काम करने वालों की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। हाँ, तो ठीक है, चल इसी बात पर शर्त लगाते। तू अपनी बात पर अड़े रहना कि भलाई करने वालों के साथ भला होता है, और मैं अपनी बात पर कि भलाई करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। अब चल, गांव में लोगों से पूछते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। इसके बाद दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद गांव में पहुंचते हैं। अरे हरी, आज छोटे भाई के साथ साथ आ रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं मुखिया जी, बस आपसे कुछ पूछना था। पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मुखिया जी, अच्छा आप बताइए कि आज की दुनिया में भलाई करने वालों के साथ भला होता है या फिर भलाई करने वालों के साथ बुरा होता है और वे हमेशा गरीब ही रह जाते हैं? अरे भाई हरी, नैतिकता हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए, लेकिन आज की दुनिया में वह कहाँ रह गई है। आज की दुनिया में तो सबको खुद की पड़ी है। हर कोई अपना भला ही सोचता है, और जो भलाई करने वाले होते हैं लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। इसलिए आज के ज़माने में सबसे पहले खुद का भला सोचना चाहिए। हाँ, यही तो मैं कह रहा था मुखिया जी, कि आज की दुनिया में दूसरे लोगों की किसी को परवाह नहीं है। हर कोई अपना भला ही सोचता है। और तुम बताओ भाई, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या भलाई करने वाले का भला होता है? अरे भाई, किस सपनों की दुनिया में जी रहे हो? जो भलाई करते हैं उन्हें बदले में सिर्फ धोखा ही मिलता है, और हर कोई उस इंसान का फायदा उठाता है। इसलिए भलाई को एक तरफ रखकर पहले खुद का भला सोचना चाहिए। ये कही ना तुमने बिल्कुल बुद्धिमानी वाली बात। सुना तूने, गांव वालों ने क्या कहा? भलाई करने वालों का भला नहीं होता, पर जो लोग गलत तरीकों से पैसे कमाते हैं
उनका जरूर भला होता है। इसीलिए तो मैं तुझे समझा रहा था कि कुछ पैसे बचा ले या फिर मुझसे कम ब्याज पर उधार लेकर ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार दे दे। समझा तू कि नहीं? अब तो तू मेरी बात से सहमत होगा। नहीं भैया, इनकी सोच ऐसी हो सकती है, पर किसी बुजुर्ग और सच्चे व्यक्ति की सोच ऐसी नहीं हो सकती। अच्छा, तो तुझे अभी इस बात पर विश्वास नहीं है कि भलाई करने वालों के साथ भला नहीं होता? तो चल ठीक है, फिर हम गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे क्या कहते हैं। इसके बाद दोनों भाई गांव के सबसे अनुभवी और वृद्ध व्यक्ति के घर पहुंचते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों आज इधर की तरफ कुछ काम से आए हो क्या? अरे काका, आपको तो पता ही है कि हर कोई आपके पास सिर्फ सलाह लेने आता है। हम भी किसी बात पर आपकी सलाह लेने आए हैं। अच्छा, बताओ क्या सलाह चाहिए तुम लोगों को? अच्छा काका, ये बताइए कि क्या आज की दुनिया में जो लोग भलाई करते हैं उनके साथ भला होता है या फिर जो लोग भलाई नहीं करते उनके साथ अच्छा होता है? अरे देखो बेटा, ये बात चाहे लोगों को बुरी ही लगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है दुनिया की कि आज की दुनिया में भलाई करने वालों के साथ भला नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत उनके साथ गलत ही हो जाता है। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि पहले अपना भला सोचो, फिर दूसरों का भला सोचना। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ काका कि इस दुनिया में भले लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। यही तो कब से इस मूर्ख को समझा रहा था, पर अब आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो मैं यह शर्त जीत गया। अरे सुना तूने काका ने क्या कहा? अब तो तुझे विश्वास हो गया होगा ना? और तू इस तरह शर्त भी हार गया। अब तू जिस ईमानदारी के गुण गाता है, अब उसी ईमानदारी से जा और अपनी जमीन के कागजात मेरे पास लेकर आ। इसके बाद रामू कुछ कह नहीं पाता और दुखी होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर में ही वो जमीन के कागज लेकर आता है और अपने बड़े भाई को दे देता है। इसके बाद रामू दुखी होकर वहां से चला जाता है। अब हम दूसरी तरफ उसके भाई हरिप्रसाद को देखते हैं, जो खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, सुनती हो कि नहीं? अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। इसके बाद हरि की पत्नी वहां आती है। हाँ बताओ, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है तो क्यों न चिल्लाऊं। सुनो, हमने न एक योजना बनाई थी रामू से जमीन हड़पने के लिए कि हम उसे ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार देने के लिए कहेंगे लोगों को फसल बेचकर, और हमें ये भी पता था कि वह फसल बेचकर पैसे नहीं बचा पाएगा। आएगा तो हमारे पास ही, हम उसे पैसे उधार देंगे और न चुका पाने की हालत में उसकी जमीन हड़प लेंगे। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरे तरकीब से उसकी जमीन हड़प ली है। अरे लेकिन ये तुम्हें कैसे मिले? अरे बस ये समझो, तुम्हारे होशियार पति का कमाल है ये सब। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। होशियार नहीं होते तो क्या हम इतने अमीर होते? उस रामू की तरह झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। इसके बाद दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हम दूसरी तरफ रामू के घर का दृश्य देखते हैं, जहाँ दोनों पति पत्नी आपस में लड़ रहे होते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हें उस शर्त में पड़ने की जरूरत ही क्या थी। क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा भाई कितना मक्कार है? मुझे क्या पता था कि वह सच में मेरी जमीन हड़प लेंगे, पर मैं करता भी क्या। वे लोग भलाई और ईमानदारी पर सवाल उठा रहे थे। तो क्या ये भलाई और ईमानदारी तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं जो तुमने उनके लिए अपनी जमीन दांव पर लगा दी? अब भुगतो उसका नतीजा। घर में खाने को एक दाना नहीं है। जो बनी बनाई फसल थी उसे तुम अपने भाई को दे आए। अब बताओ कहाँ से लाओगे भोजन? हमारी बेटी कब से भूखी बैठी है। मैं कहाँ से लाऊंगा? बस उधार ही ले सकता हूँ। लेकिन इस गांव में इतना सक्षम कौन है जो तुम्हें अनाज उधार दे सके, तुम्हारे भाई के अलावा? हाँ, उनके पास ही जाने की सोच रहा था। तुम बच्ची को अभी कुछ खिला दो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ।
इसके बाद रामू वहां से निकल जाता है और कुछ ही देर में अपने भाई के घर पहुंचता है। अरे रामू, तू अंदर कैसे आ गया? क्या तुझे नौकरों ने रोका नहीं? रोका था भैया, लेकिन जब बताया कि मैं आपका भाई हूँ तब अंदर आने दिया। अच्छा, तो मेरे भाई होने का फायदा उठा रहा है। यहाँ तो उठा लिया, लेकिन गलती से भी गांव में किसी के पास मेरे नाम का फायदा मत उठाना, वरना अंजाम बुरा होगा। अच्छा, बता किस काम के लिए आया है? अरे भैया, आपको तो पता ही है कि मैं शर्त में जमीन हार गया हूँ। अब जो फसल हुई थी खेत में उसका भी सहारा नहीं है, इसलिए आपसे 1-2 बोरी अनाज उधार लेने आया हूँ। बदले में जो भी मजदूरी का काम होगा मैं वो कर दूंगा। क्या तू एक बोरी अनाज के लिए मजदूरी करेगा? इतनी कम कीमत मेरे अनाज की? ना ना ना, तुझे अगर हरिप्रसाद का अनाज चाहिए तो कम से कम 1 आंख देनी होगी, 1 बोरी अनाज के लिए। अरे भैया, कैसे मजाक कर रहे हो? मजाक? तुझे तो पता ही होगा, मैं किसी चीज को लेकर मजाक नहीं करता। अब तू निर्णय कर ले, तेरे परिवार की जान ज्यादा जरूरी है या तेरी आंख? क्योंकि मेरे अलावा तुझे कोई अनाज उधार देने वाला नहीं है, और अनाज न मिलने पर तेरा परिवार भूख से ही मर जाएगा। अब बता, क्या करेगा तू? ठीक है, आप मेरी आंख निकलवा लो, क्योंकि मेरे परिवार की जान ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि रामू अनाज लेकर अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर उसकी पत्नी बिल्कुल सदमे में आ जाती है। अरे, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्या तुमने इन्हें 1 बोरी अनाज के बदले बेच दिया? हाँ, भाग्यवान, मैं और क्या करता। तुम लोगों को भूखा तो नहीं रख सकता था ना। और तुम्हें तो पता ही है, इस गांव में कोई इतना अमीर नहीं है जो मुझे काम दे सके, सिवाय मेरे भाई के। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं उनके लिए काम करूंगा तो वे नहीं माने। उन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और 1 बोरी अनाज के बदले मेरी 1 आंख मांगी। अब बताओ, भला मैं क्या करता? एक तरफ तुम लोग हो जो भूख से तड़प रहे हो, और अगर मैं सही सलामत रह भी जाऊं तो क्या अर्थ है अगर तुम्हें भोजन न खिला सकूं? यही सब सोचकर मैंने अपनी 1 आंख निकलवा दी। लेकिन हम तो भूखे भी रह सकते थे, पर तुम्हारी आंख तो हमेशा हमेशा के लिए चली गई ना। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग भरपेट भोजन कर सको, मेरे लिए यही संतुष्टि की बात है। इस तरह 1 महीने तक उन लोगों का गुजारा अच्छे से होता है। 1 महीने बाद। अब बताओ, अब हम क्या करें? क्या हुआ? क्या राशन खत्म हो गया? और नहीं तो क्या, मुश्किल से 1 महीने चला है 1 बोरी अनाज, और तुम सिर्फ 1 बोरी अनाज के लिए अपनी आंख निकलवाए। तुम नहीं समझ सकती भाग्यवान कि तुम लोगों का पेट भरना मेरी आंख होने से ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो है, लेकिन अब बताओ, अब तो भूखे रहना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं, मैंने कुछ सोचा है। शायद वही एक उपाय है जो हमें भूखे रहने से बचा सकता है। क्या है वह उपाय? मुझे भी बताओ। बताऊंगा, पर अभी मुझे तुम लोगों के खाने का इंतजाम करना है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं कुछ देर में आता हूँ। इसके बाद रामू दोबारा अपने भाई के घर पहुंचता है। अरे रामू, तू फिर आ गया? क्या हुआ? इस बार दूसरी आंख निकलवानी है क्या? यही समझ लो भैया, मुझे 1 बोरी अनाज की और जरूरत है। तो ठीक है, अपनी दूसरी आंख दे दे और 1 बोरी अनाज ले जा। भैया, क्या आपको सच में मेरी दूसरी आंख चाहिए? चाहिए। मुझे क्यों चाहिए? तुझे जरूरत है अनाज की, तो तू खुद दे रहा है अपनी आंख। इसमें मुझे क्यों शामिल कर रहा है? नहीं चाहिए अनाज तो मत दे अपनी आंख। चल, जा यहां से। अरे नहीं भैया, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो बस... खैर छोड़िए, आप मुझे 1 बोरी अनाज दे दीजिए और मेरी दूसरी आंख भी ले लीजिए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इसके बाद हम देखते हैं कि रामू 1 बोरी अनाज लेकर घर पहुंचता है। उसे देखकर उसकी पत्नी सिर पर हाथ रखकर रोने लगती है। अरे, ये तुमने क्या किया? क्या तुम अपनी दूसरी आंख भी दे आए इस 1 बोरी अनाज के लिए? भाग्यवान, मेरी बात समझो। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था तुम लोगों का पेट भरने का, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और अगर मैं सही सलामत भी रह जाऊं तो क्या अर्थ है मेरे इस शरीर का?
जब मैं तुम लोगों को भोजन भी न खिला सकूं? अरे, लेकिन अब तो तुम देख भी नहीं सकते। अब क्या करोगे? तुम कोई काम भी तो नहीं कर सकते। वैसे भी भाग्यवान, इस गांव में काम मिलता कहाँ है मुझे, इसलिए तो अपनी आंखें निकलवा दी। पर ये तुमने ठीक नहीं किया। इसके बाद फिर से 1 महीने तक उनका गुजारा अच्छे से होता है। इसके बाद हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ? क्या राशन खत्म हो गया? हाँ जी, अब राशन खत्म हो गया, लेकिन भगवान के लिए अब अपने शरीर का कोई अंग मत बेचना। अरे नहीं भाग्यवान, मैंने तो कुछ और ही उपाय सोचा है। उपाय? कैसा उपाय? देखो, अब मेरी दोनों आंखें नहीं रहीं, कोई काम मैं कर नहीं सकता। तुम एक काम करना, रोज सुबह मुझे गांव के बीचों बीच बैठा आना, जिससे आते जाते लोग मुझ पर तरस खाकर मुझे भीख दे देंगे, जिससे हमारे एक समय के खाने का तो इंतजाम हो ही जाएगा। और रोज शाम को मुझे लेने आ जाना। हाँ, ये भी ठीक है। अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन भगवान के सामने किसकी चलती है? दूसरे दिन सुबह होने पर रामू की पत्नी उसे लेकर घर से निकल जाती है और वो गांव के बीच बने मंदिर के सामने पहुंचती है। वह रामू को मंदिर के सामने बैठा देती है। सुनो, मैंने तुम्हें मंदिर के सामने बैठा दिया है। तुम यहीं बैठे रहना शाम तक। शाम को मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। तुम अपने आप कहीं मत जाना। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो मैं यहीं बैठा रहूंगा। बस तुम शाम को जल्दी आ जाना, वरना हमें घर वापस जाने में दिक्कत होगी। ठीक है, मैं शाम होने से पहले आ जाऊंगी। इसके बाद उसकी पत्नी वहां से चली जाती है और रामू वहां बैठा हुआ भीख मांगने लगता है। इस तरह दिन भर रामू ने भीख मांगा। शाम होते ही रामू की पत्नी उसे लेने आ जाती है और अपने साथ घर ले जाती है। इसी तरह रोज उसकी पत्नी उसे सुबह बैठा जाती थी। रामू दिन भर भीख मांगता था और शाम को उसकी पत्नी उसे लेने आती थी और दोनों साथ में घर आ जाते थे। इस तरह उनका घर चल रहा था। एक दिन रामू को बैठे बैठे काफी शाम हो गई, लेकिन राधा उसे लेने नहीं आई तो वो अपने आप से कहता है, अरे आज तो बहुत शाम हो गई, लेकिन राधा अभी तक नहीं आई। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही घर की तरफ चल पड़ता हूँ। वैसे भी इतने दिनों में मैं रास्ता तो जान ही गया हूँ। रामू वहाँ से निकल जाता है और कुछ दूर जाने के बाद वह रास्ता भटक जाता है। घर वाले रास्ते पर जाने के बजाय वो जंगल की तरफ चला जाता है। चलते चलते उसे आभास होता है कि वह रास्ता भटक गया है। मुझे लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और रात भी काफी हो गई है। राधा वहाँ मंदिर के पास परेशान हो रही होगी। एक काम करता हूँ, आगे जाने से अच्छा है कि यहीं बैठ जाता हूँ। राधा को मुझे ढूंढने में आसानी होगी। इसके बाद रामू कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद हवा का एक तेज झोंका चलता है, मानो आंधी सी आ जाती है और थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। दरअसल ये 3 चुड़ैलें थीं जो बहुत शैतान थीं। वे तीनों महीने भर लोगों को सताती थीं।
और फिर महीने के अंत में आकर अपने अपने कारनामे सबसे वृद्ध चुड़ैल को बताती थी। सब मिलकर सताए हुए लोगों का आनंद लेती। हाँ, तो एक एक करके बताओ कि तुम लोगों ने 1 महीने तक क्या क्या किया, किसे किसे परेशान किया। अरे मैंने तो बहुत ही मजेदार काम किया। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों में भले बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने बाजी रखी। छोटा भाई हार गया और मैंने उसे अंधा बनवा दिया। बहुत खूब। अब वह अंधा ही रहेगा। उसे क्या पता कि इस पेड़ के तले की ओस लगाने से उसकी आंखें वापस आ जाएंगी। और पता है मैंने क्या किया? विजयगढ़ के राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। नगर में खुशियां मनाई जा रही थीं, पर मैंने उसे गूंगी बना दिया, जिससे शादी टूट गई और महल में मातम छा गया। वाह वाह, तूने तो पूरे चुड़ैल समाज का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जुग जुग मरो। अब वह गूंगी ही रहेगी। उसे क्या पता कि इस वृक्ष की लताओं की पत्तियां खाने से उसकी आवाज वापस आ जाएगी। और अब मैं बताती हूँ, सबसे वृद्ध होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं सबसे बड़ा काम करूं। तुम लोगों ने एक एक परिवार को दुख दिया, पर मैंने तो रामनगर के सारे नदी नाले और तालाब सुखा दिए। पानी के लिए हाहाकार मचा है। उस गांव में तबाही आ गई है। बहुत अच्छा किया आपने। अब उन्हें कौन बताए कि उनके ही गांव के सबसे पुराने कुएं में एक लोटा पानी डाल देने से पूरा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही तीनों बातें करती रहीं और सुबह हो गई। फिर वे तीनों चुड़ैलें वहां से चली गईं। रामू पेड़ के नीचे बैठा हुआ ये सब सुन रहा था। ओह, ये सब कारस्तानी इन चुड़ैलों का काम है। इसके बाद रामू ने उस वृक्ष के तले की ओस अपनी आँखों पर लगाई। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह खुशी से झूम उठा। इसके बाद वह पेड़ की एक लता तोड़ लेता है और वहां से चल देता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है। उसे देखते ही उसकी पत्नी उसके पास आती है। अरे तुम्हारी आंखें वापस कैसे आ गईं? और कल रात कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। और ये हाथ में क्या लिया है तुमने? अरे भाग्यवान, चुप भी करोगी? मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूँ कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं और जल्द ही हमारी सारी परेशानियाँ भी खत्म हो जाएंगी। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर काम से जाना है। लौट कर आऊँगा तो तुम्हें आराम से सब कुछ बताऊँगा। तुम अपना और बच्ची का ख्याल रखना। मैं जल्द ही लौटूंगा। कुछ ही देर में रामू राजा के महल में पहुंचता है। अरे रुको, किससे मिलना है तुम्हें? मुझे राजा से मिलना है। क्या काम है तुम्हें राजा से? ये तो मैं राजा से मिलकर ही बताऊंगा। अच्छा रुको, पहले राजा से पूछ कर आता हूँ, उसके बाद तुम अंदर जा सकते हो। जैसी आपकी इच्छा। कुछ देर में द्वारपाल आता है। हाँ, तुम जा सकते हो। राजा ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद रामू राजा के पास जाता है। बताओ, किस लिए मिलना चाहते थे मुझसे? महाराज, मैं पास के ही गांव से आया हूँ। मैंने राजकुमारी के गूंगी होने की खबर सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैं उनके लिए इलाज लेकर आया हूँ। तुम क्या इलाज लाए हो? यहाँ तो बड़े से बड़े वैद्य कुछ नहीं कर सके। महाराज, मैं ये लता लाया हूँ जिनमें पत्तियां लगी हैं। ये जादुई पत्तियां हैं। अगर इन्हें राजकुमारी खा लें तो जरूर उनकी आवाज वापस आ जाएगी। अच्छा, ऐसा है? सेनापति जी, इनसे लता ले ली जाए और राजकुमारी को दे आइए और हमें जल्द परिणाम बताइए। इसके बाद मंत्री वह लता ले लेते हैं और राजकुमारी के पास चले जाते हैं। कुछ ही देर में वे खुशी खुशी वापस आते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ मंत्री जी? क्या हमारी बेटी फिर से बोलने लगी? जी महाराज, आपकी बेटी फिर से बोलने लगी। ये तो बहुत खुशी की बात है।
हे नौजवान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूं। तुमने जो खुशी मुझे दी है वह शायद ही कोई दे सकता था। इनाम में हम तुम्हें एक महल और ढेर सारा धन देने का वचन देते हैं, इतना कि तुम पूरी जिंदगी बैठकर आराम से खा सको। मैं आपका बहुत आभारी हूँ महाराज, पर अब भी मुझे कुछ और काम बाकी है। वहां से आने के बाद मैं आपका इनाम स्वीकार करूंगा। इसके बाद रामू वहां से चला जाता है। कुछ देर में रामू रामनगर पहुंचता है और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा गांव सूखा पड़ा था। नदी, नाले और तालाब सब सूख गए थे। ऐसे हालात देखकर रामू सीधे मुखिया के घर। अरे, कौन हो तुम और मेरे घर क्यों आए हो? मुखिया जी, मैं यहीं पास के गांव से आया हूँ। जब मैंने सुना कि अचानक रामनगर में सूखा पड़ गया तो मैं बहुत हैरान रह गया, पर मैं इस समस्या का समाधान भी लेकर आया हूँ। क्या समाधान है तुम्हारे पास? आप मुझे इस गांव के सबसे पुराने कुएं के पास ले चलिए। इसके बाद मुखिया रामू को कुएं के पास ले गया। ये रहा वो कुआं जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। अरे भाई, ये कैसा चमत्कार है। मुखिया जी, बस किसी की गलतियां सुधार रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर तुम्हारा बहुत बहुत आभार। इसके बाद रामू अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। फिर वे राजा के दिए हुए घर में खुशी से रहने लगते हैं। राधे राधे। अगर आपको कार्टून्स पसंद हैं, तो प्लीज टिक टॉक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।